इस घर में मुझे दुल्हन बनाकर लाया गया। वहाँ पहली रात पति नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बाहर से बंद किया गया था, और वह भी उस औरत ने जिसे मैं अपनी दूसरी माँ समझ बैठी थी। उसी पर मुझे समझ आ गया था कि यह शादी नहीं एक सजा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम सावित्री है और मेरी कहानी किसी चीख से नहीं बल्कि उस भरोसे से शुरू होती है जो मैंने अपने माँ बाप पर किया, अपने पति पर किया और उस घर पर किया जिसे समाज एक बहुत बड़ा और इज्जतदार खानदान कहता था। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी, जहाँ मेरे पिता स्कूल में मास्टर थे और एक माँ एक साधारण गृहिणी, जिन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटी की असली जीत उसका घर बसने में होती है। हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन रिश्तों में सच्चाई थी, अपनापन था। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो माँ बाप ने मेरे लिए रिश्तों को देखना शुरू किया। तभी एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से रिश्ता आया। लड़की का नाम अमित था। परिवार बड़ा था, 3 पीढ़ी एक साथ रहती थी और लोग कहते थे कि ऐसा घर बहुत नसीब से मिलता है। अमित बहुत कम बोलता था, सिर झुकाकर बात करता था और मुझे वो सीधा साधा लगा। मेरी एक सहेली ने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि इतने बड़े घर में औरतों की आवाज़ दब जाती है, लेकिन मैंने उसकी बात को हल्के में ले लिया, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि हर रिश्ते में समझौता करना पड़ता है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सास ने मुझे गले लगाकर कहा कि अब मैं उनकी बेटी हूँ। उस पल मुझे सच में लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। विदाई के समय माँ बहुत रोई और पिता ने बस इतना कहा, अगर कभी मन भारी हो तो मायके का रास्ता हमेशा खुला है। ससुराल पहुंची तो वह एक बड़ी हवेली थी। हर चीज भव्य थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। ससुर बीमार रहते थे और घर की असली कमान अमित के बड़े भाई रघुवीर के हाथ में थी, और रघुवीर का व्यक्तित्व भारी था। उसकी नजरों में हमेशा हुक्म होता था, और जब उसने पहली बार मुझे देखा तो मुझे अपनी घबराहट महसूस हुई, लेकिन मैंने अपना भ्रम समझा। सुहाग रात आई, मैं कमरे में सजी धजी बैठी थी। दिल तेज धड़क रहा था और समय बीतता गया, लेकिन अमित नहीं आया। तभी दरवाजा खुला और मैंने सोचा कि वह आ गया होगा, लेकिन सामने रघुवीर खड़ा था। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया और बहुत शांति से कहा, घबराओ मत, ये घर ऐसे ही चलता है। बाहर किसी की आउट और मैंने देखा कि मेरी सास दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कुंडी लगा दी। उस पल मेरा भरोसा टूट गया। सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सास ने चाय दी, सबने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अमित ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। जब मैंने रात की बात छेड़नी चाहिए तो बस उसने इतना कहा, यह सवाल मत किया करो। दिन बीतते गए और मैंने देखा कि घर की बाकी औरतें भी बहुत चुप रहती हैं। रघुवीर की पत्नी माधवी हमेशा सिर झुकाए रहती थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उसने कहा कि यह घर सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। घर में मिठाइयाँ बटी। सास ने कहा मैं इस घर की जड़ बन चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं थी बल्कि डर था, क्योंकि रघुवीर की नजरें अब मुझ पर और ज्यादा टिकने लगी थी। एक रात मैंने अमित से साफ कहा, जो हुआ वह गलत था। उसने थकी हुई आवाज में कहा कि वह जानता है, लेकिन अगर वह बोलेगा तो घर टूट जाएगा। उस पर मुझे समझ आया कि उसके लिए यह घर मुझसे ज्यादा जरूरी है। एक दिन मैंने माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन सास ने उठा लिया और कहा कि मैं आराम कर रही हूँ। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि एक खामोशी में कैद हूँ, जब मेरी आवाज़, मेरी तकलीफ, मेरी पहचान सब धीरे धीरे ख़त्म की जा रही थी, और यहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उस दिन के बाद मैं सिर्फ सांस ले रही थी, जी नहीं पा रही थी। मेरे अंदर एक और धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और उसी जगह एक खामोश शरीर बचा था जो सिर्फ इस डर में जी रहा था कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। घर में मेरी हालत बदल गई थी। पहले मैं बहू थी, अब सिर्फ एक शरीर थी जिसे हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा था। ना सास की नजरों में ममता नहीं बल्कि अजीब सी स्वामित्व था। वह बार बार मेरे पेट पर आ सकती और कहती, ये बच्चा इस घर की अमानत है। उनके शब्द मेरे कानों में कांटों की तरह चुभते थे, क्योंकि मुझे पता था कि इस अमानत की कीमत क्या है। रघुवीर का व्यवहार खुला होता जा रहा था।
वह जब चाहे मेरे कमरे में आता और मैं पत्थर की तरह जमी रहती। अमित सब जानता था, लेकिन उसकी चुप्पी मेरी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। रातों में छत ताकती रही और सोचती कि क्या मेरी माँ ने मुझे इसी दिन के लिए पाला था? क्या मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई इसी दिन के लिए करवाई थी कि उनकी बेटी किसी खानदान की परंपरा के नाम पर कुचल दी जाए? एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने माँ को फ़ोन किया, लेकिन फिर वही हुआ। फ़ोन सास ने उठाया और बोली कि मैं आराम कर रही हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया से काट दी गई। घर बढ़ने लगा और उसके साथ साथ मेरा डर भी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरी घबराहट महसूस कर रहा है, क्योंकि वह मेरे पेट में जोर जोर से हिलता था, जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि माँ हम यहाँ सुरक्षित तो है ना। एक शाम अचानक मेरे मायके से चाचा आए। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं रोती उनके पास भागी, लेकिन सास ने मुझे बीच में ही रोक दिया। बोली कि बहू की तबीयत ठीक ही नहीं, उसे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चाचा ने मुझसे दूर से पूछा कि सब ठीक है ना बेटा। मेरे मुंह में सिर्फ आ निकला, क्योंकि उस वक्त रघु भी मेरे पीछे खड़ा था। चाचा चले गए, मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, बुखार, कमजोरी, बेहोशी। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन मेरे कमरे में हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता। एक रात तेज बुखार, मुझे लगा कि कोई सिर पर मेरे हाथ रख के बैठा है। आंख खोली तो अमित था। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वो मुझसे माफी मांगना चाहता है। उसने कहा कि वह कमजोर है, लेकिन वह अपने बच्चे को इस अंधेरे में नहीं आने देना चाहता। उसने कहा कि घर में अगले हफ्ते बड़ा धार्मिक आयोजन है, उसी दिन सब व्यस्त रहेंगे, वही हमारा मौका होगा। उस पर मेरे अंदर एक उम्मीद जागी, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा था। आयोजन का दिन आया, घर में शोर था, मंत्रों की आवाज, मेहमानों की भीड़। अमित ने मुझे इशारा किया और मैं पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कि सब सुन लेंगे। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। अमित ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं कभी पीछे मुड़कर न देखूं। गाड़ी चल दी और मैं पहली बार खुली हवा में सांस ले रही थी, लेकिन ये आजादी कुछ ही देर की थी। रास्ते में गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी और ड्राइवर मुड़ा। वह रघुवीर का आदमी था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जबरदस्ती दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया। मैं चीखती रही, लेकिन आवाज जंगल में ही दब गई। जब होश आया तो मैं एक अंधेरी जगह पर थी। वहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ चार दीवारें, एक बुझता हुआ बल्ब। कुछ देर बाद रघुवीर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि मुझे लगा मैं भाग सकती हूँ। उसने कहा कि इस घर में कोई औरत भाग कर नहीं गई और न जाएगी। उसने कहा कि अमित की गलती की सजा उसे मिलेगी, लेकिन मेरे लिए अब सिर्फ एक काम बचा है, इस खानदान के वारिस को जन्म देना। मुझे वहीं बंद कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत रोज खाना देना और दवा लेकर चली आती, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के सहारे जी रही थी। वक्त आया और एक रात तेज दर्द उठा। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत दो दाई आई। बिना डॉक्टर के, बिना दिया के मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाया गया। जब मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो लगा मेरी जान वापस आ गई, लेकिन उससे पहले मैं उसे छू पाती, उसे मुझसे दूर ले जाया गया। जब होश आया तो पास में पालना था। मेरा बेटा उसमें सो रहा था। मैं उसे सीने से लगाकर रो पड़ी, लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा देर नहीं रही। रघुवीर आया बोला कि अब मेरा काम खत्म हो गया। बच्चा उसकी पत्नी का होगा और मैं या तो यहाँ रहकर सेविका बनूं या फिर तीसरी मंजिल पर चली जाऊं, जहाँ सवाल पूछने वाली औरतें रहती हैं। मेरे पैरों से जान निकल गई। मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मैं यहीं रहूंगी, बस मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो। वे ऐसा और चला गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो बच्चा मेरे पास नहीं था। मैं पागलों की तरह बाहर भागी। बड़े हॉल में पूरा परिवार जमा था। बच्चे को गोद में लेकर रघुवीर की पत्नी बैठी, सास मुस्कुराती। अमित एक कोने में खड़ा था, आंखें झुकी हुई। मैं चिल्लाई कि मेरा बच्चा है। उसी पल अमित आ गया और पहली बार रघुवीर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि बहुत हो चुका। उसने कहा वह घर और संपत्ति छोड़ देगा, लेकिन मुझे और बच्चे को जाने देगा। रघुवीर गुस्से में पागल हो गया। तभी दरवाजा पुलिस आई। किसी ने शिकायत की थी। मैंने पूरी सच्चाई बताई, लेकिन पैसे और पहुंच के आगे सच हार गया। पुलिस चली गई और मुझे फिर से बंद कर दिया गया। उस अंधेरे कमरे में मुझे दीवार से आवाज आई। बगल के कमरे में एक औरत थी। उसने बताया कि वह भी इसी घर की बहू है और सालों से यहाँ बंद है, क्योंकि उसने विरोध किया था। उसने गुप्त रास्ते के बारे में बताया जो बाहर जंगल में निकलता है। उस रात हमने भागने का फैसला किया। अंधेरों में, कांटों में, कीचड़ से गुजरते हम बाहर निकले। सुबह होते होते हम शहर पहुंच चुके थे।
वह पहली बार मेरी बात सुनी गई। केस लंबा चला, धमकी आई, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। सच्चाई धीरे धीरे बाहर आई, हवेली सील हुई, कुछ लोगों को सजा मिली। आज मैं अपने बच्चे के साथ एक छोटी सी जिंदगी जी रही हूँ। शायद बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ। मैंने सीखा कि परंपरा अगर इंसानियत से छीन ले तो उसे तोड़ना ही धर्म होता है। और औरत की असली जीत चुप रहना नहीं, बल्कि उसी सही वक्त पर आवाज़ उठाना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी औरत का दर्द अक्सर घर की चार दीवार में दबा दिया जाता है, तो इस कहानी को हाइप, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप ये हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।